अ में जो है बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न पूछा गया है, यदि एक परिमेय मतलब यहाँ पे एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है, तो बोल रहा है एक परिमेय जो संख्या होती है उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है ये पूछ रहा है। तो देखिए पहले समझ लीजिए, यहाँ पे अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं समझते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होते जाएंगे। अगर आपने क्लासेस मिस करी हैं, स्कूल नहीं जा पाए हैं या स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई, तो सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो इसलिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से देख ले। हर वीडियो को जब बनाते हैं तो सावधानी ये रखते हैं कि बच्चे को सब कुछ समझ में आ जाए। यहाँ पर जो है परिमेय संख्या होती है वो संख्याएं जिनको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर क्या होता है, जहां पर जो है आपका क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, नीचे वाली संख्या जीरो नहीं होनी चाहिए, ये होती है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है यह आपको समझ में आ गया। तो परिमेय संख्या में लिख सकता हूँ, यहाँ पर जैसे मैं लिखूँ 3/2, ठीक है, या 4/2, या फिर लिख सकता हूँ 8/3, या फिर लिख सकता हूँ मैं 11/2, या फिर लिख सकता हूँ 29/7। कुछ भी, मतलब इस तरह से बटे में जो संख्याएं लिखी जाती हैं सारी क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये बोल रहा है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो मैं इस संख्या को अगर डिवाइड करके देखूं, 3 में 2 का भाग दूं, तो मैं यहाँ पे साइड में 3 में 2 का भाग देके देखता हूँ इसका दशमलव प्रसार कैसा होता है। 3 में जो है 2 का भाग देते हैं तो 2 का भाड़ा एक बार जाएगा, तो 2 एकम 2, फिर बचेगा 1, फिर यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे 0 और 2 पंजे 10, 1.5 पे जो है ये कट गया। लेकिन अगले संख्या 4/2 को बात करूं तो 4 में मैं 2 से डिवाइड करूं तो 2 दूनी 4, ये 2 बार में ही कट गया। ठीक है, इसमें एक बार में पॉइंट आया था, इसमें आया ही नहीं। अगले क्वेश्चन, अगले जो संख्या है उसकी बात करूं तो 8/3 है, यहाँ पे 8 लिखता हूं, इसको 3 से डिवाइड करता हूं तो यहाँ पे 8, 3 दूनी 6, 2 बार में जाएगा, 6 से डिवाइड माइनस किया तो 20 आ गया। 20 के बाद में पॉइंट लगाया, क्योंकि जीरो उतारा है तो पॉइंट लगाया। अब कितनी बार बन जाएगा, 3 6 18, 6 बार में जाएगा। तो यहाँ पे फिर इसके नीचे 18 लिखूंगा और इसको माइनस करूंगा, फिर 2 आ गया। अब फिर 18 लिखूंगा, 2 आ जाएगा, फिर 18 लिखूंगा, 2, ये चलता रहेगा। इस तरह से ये चलता रहेगा, आप करके देख लेना। तो आपने देखा कि यहाँ पे जितनी परिमेय संख्या लिखी है, आप कोई भी मन में सोच सकते हो, जो भी परिमेय संख्या आप लिख सकते हो, लिख लो, लेकिन उसमें नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, कहीं भी नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे देखा आपने परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार जो मिल रहा है हमें, वो शांत भी मिल रहा है और अशांत भी मिल रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव जो है अशांत भी होता है और शांत भी होता है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है सही होगा, उपयुक्त दोनों। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है एक शून्येतर परिमेय संख्या। तो शून्येतर परिमेय संख्या होती है जो जीरो ना हो, जो संख्या जीरो ना हो, मतलब वो संख्याएं जो जीरो को छोड़ करके सारी संख्याएं शून्योत्तर संख्याएं होती हैं। तो यह बोल रहा है एक परिमेय संख्या जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं और एक परिमेय संख्या जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो, जब हम परिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं का गुणा कराते हैं, अब परिमेय संख्या आप जानते हो, परिमेय संख्या मैंने बताया कि आपकी परिमेय संख्या 2 भी होती है, क्योंकि 2 के हम नीचे 1 लगा सकते हैं, 3 भी होती है, 3 के नीचे 1 लगा सकते हैं। तो ये सारी संख्या 2 3 4 5 6 7 8 1, ये सारी सारी क्या है, परिमेय संख्याएं, 1 2 3 4 5, सारी की सारी इस तरह से चलता रहेगा, ये सारी परिमेय संख्या है जीरो को छोड़ करके। ठीक है, अब अब जीरो भी आपकी परिमेय संख्या हो सकती है, 0/1 भी करोगे तो कोई इश्यू नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या आप जानते हो जो अंडर रूट वगैरह में आते हैं, पाई के रूप में लिखे जाते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि अपरिमेय संख्या अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 भी होती है, और अंडर रूट 5 भी होती है, अंडर रूट 7 भी होती है। ठीक है, ये सारे के सारे परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसने बोला है कि परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसा होता है। तो हम कोई भी आपका परिमेय संख्या ये ले लो, ये सारी की सारी परिमेय संख्याएं हैं, ये सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं। तो इनको मैं किसी से को आपस में गुणा करूं, सपोज करो इस 3 को लेकर के मैं इससे गुणा करता हूं 2 से, तो 3 गुणा में अपरिमेय संख्या 2 लिखा है, तो मैं इसका आंसर लिखूंगा 3 इंटू अंडर रूट 2। तो ये संख्या कैसी आई, ये संख्या आएगी हमारे पास में अपरिमेय। कैसी आई है, अपरिमेय जैसी आई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक चीज देखने को मिली कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुणा करने पर हमें सदैव क्या मिल रहा है, अपरिमेय संख्या मिल रही है। चाहे तो आप इस तरह से समझ सकते हैं, परिमेय संख्या को समझिए कि ये प्लस है। परिमेय संख्या क्या होता है, सपोज करिए कि इसका साइन प्लस है, अपरिमेय समझिए कि ये साइन नेगेटिव है, माइनस है। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या यानी कि प्लस को और अपरिमेय संख्या गुणा करते हैं अपरिमेय संख्या माइनस से, तो हमारा रिजल्ट जो हमेशा आता है वो माइनस में आता है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि परिमेय संख्या गुणा में अपरिमेय, परिमेय संख्या गुणा में अपरिमेय संख्या करते हैं तो हमें अपरिमेय संख्या ही मिलती है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा गया आपसे, थर्ड में, रेखाओं x बराबर 0, यहाँ पे x का मान दे रखा है, x बराबर 0 और 2x+3y इक्वल्स टू 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। प्रतिच्छेद बिंदु यानी कि x का मान और y का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये x का मान है, ये y का मान है, यहाँ पर भी ये x का मान है, ये y का मान है। हमेशा जो पहला होता है वो x का मान होता है, दूसरा y का मान होता है। ठीक है, ये x का मान है और ये y का मान है।
तो यहाँ पर देखो x बराबर 0 दे रखा है, यानी कि x का मान हमें 0 दे रखा है, तो इसमें तो x का मान 0 नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। और इसमें x का मान है 0, तो ये सही है। इसमें भी x का मान 0 है, ये भी सही है। इसमें देखते हैं, इसमें x का मान -4 है, तो ये भी गलत है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ही दे रखा है कि x बराबर 0 है, तो ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए। अब हमें क्या करना है, y का मान निकालना है। दोनों में तो 0 है, x का मान तो 0 0 है, तीसरे ऑप्शन में भी है, दूसरे ऑप्शन में भी है, लेकिन y का मान -4 आएगा कि 4 आएगा, ये चेक करना पड़ेगा। तो हम क्या करें, इस समीकरण में जो ऊपर लिखी हुई समीकरण है, इसमें जो है हम x का मान 0 रख देते हैं। तो यहाँ पर x का मान 0 रखते हैं, तो ये 2 गुणा x, तो 2 गुणा 0 क्या होगा, 0 हो जाएगा। 2 गुणा 0 क्या होता है, 0 हो जाएगा, प्लस में 3y बराबर में 12। अब यहाँ पर जो है 3y बराबर 12 मेरे को मिला, तो y बराबर क्या मिल जाएगा, तो y बराबर मिल जाएगा मेरे को 12/3, क्योंकि इधर गुणा में है, तो जब बराबर के इधर उधर जाता है तो जो भी चिन्ह होती है वो बदल जाता है। प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा, भाग होगा तो गुणा हो जाएगा, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में। तो यहाँ पे 3y इस साइड में है, अगर मैं इस साइड में भेजता हूँ तो ये बटे में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये गुणा में है, तो यहाँ पे भाग में चला गया, तो 3 चौक 12। तो y का मान आया 4, यहाँ पे y का मान है -4, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब देखते हैं, यहाँ पर देखो x का मान है 0 और y का मान है 4, ठीक है, x का मान दे रखा था 0 और y का मान हमने निकाला 4, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है। समझ में आ गया, आपको इस तरह से निकालना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल यानी कि आपको रिमाइंडर 5 मिलता है और 8 प्राप्त होता है, इसको भाग करने पर आपको 5 मिले और इसको भाग करने पर क्या मिले, 8 मिले, वो संख्या आपको इस ऑप्शन में से बतानी है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है, बस भाग करके देख लेना है। तो सबसे पहले हम 13 से अगर भाग कर ले देते हैं 70 में, 13 से भाग करके देखता हूं, तो ये हो जाएगा आपका, देखो सबसे पहले तो वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर, देखो 70 और 125 में विभाजित करना है, तो देखो ये तो 875 है, ये तो इतनी बड़ी संख्या 70 से बड़ी हो गई, तो विभाजित करने पे ये शेषफल तो मिलेगा नहीं, पॉइंटों में चला जाएगा, ये भी संख्या आपकी गलत है। अब बचता हमारे पास दो ही ऑप्शन, तो हम दो ही ऑप्शन चेक करेंगे। तो 13 से डिवाइड करते हैं, तो 13 पंजे 65 हो गया, ठीक है, 5 बार में गया, 13 पंजे 65 हो गया, हमारे पास शेषफल 5 आ गया। तो यही बोल रहा है कि अगर 70 को हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो हमारे पास शेषफल 5 आता है, तो इसमें तो आ रहा है। अब 13 से केवल 125 को ही भाग देते हैं तो क्या मिलेगा, तो मैं देखता हूँ 13 से 125 को मैं डिवाइड करता हूँ, 125 और यहाँ पर 13। अब 13 को जब 125 से डिवाइड करूँ तो ये जाएगा 13 से 9 बार में, 13 में 117, तो 117 लिखेंगे, माइनस कर देते हैं, 125 में से 117 जाएगा तो आपका बचेगा 8 और 7 15, 8। तो हमारे पास शेषफल आया 8, यानी कि 13 से मैं 70 में डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे शेषफल 5 मिल रहा है, और अगर 13 से मैं 125 को डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे शेषफल 8 प्राप्त हो रहा है, यानी पहला ऑप्शन मुझे सही मिल चुका है। अब दूसरा ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या देखते हैं हम करके, 65 है आपका, यहाँ पर 65 है, इसको 13 से डिवाइड करते हैं, 13 से नहीं, हमें 65 को नहीं करना है, हमें 70 को करना है, हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 70 को इस 65 से डिवाइड करता हूँ, तो एक बार में जाएगा 65 है, 65 और यहाँ पे 5 शेषफल बच गया, तो 65 से भी मुझे 5 शेषफल तो मिल गया। अब देखता हूँ दूसरे वाले में क्या 8 शेषफल मिलेगा, तो 125 लिखा मैंने, 65 से डिवाइड किया, तो 65 दूनी कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, ये तो ज्यादा हो गया, तो ये हमारा होगा ही नहीं, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आया पहला वाला 13 यही सही है, 65 से इस दोनों में भाग नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 70 में, लेकिन 65 से 125 में भी भाग जाएगा, लेकिन 8 नहीं प्राप्त होगा, और इसमें केवल 5 प्राप्त हो रहा है, 8 नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमें दोनों प्राप्त करने हैं, तो वो संख्या 13 है जिसको दोनों में भाग देने से हमें 5 और 8 प्राप्त हो रहे हैं, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन जो 5 नंबर क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है इसको थोड़ा ध्यान से समझना है आपको, और जल्दबाजी कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें सीधा सीधा आपसे क्या बोल रहा है, यहाँ बोला गया है समीकरण 2x प्लस ए वाई इक्वल्स टू 1 है, और दूसरी चीज बोली है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 7 है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है यहाँ पर देख करके का कोई हल नहीं है, नहीं होगा यदि a का मान होगा। तो इसमें सीधा सीधा हमें इस a का मान बताना है कि a का मान क्या निकालें, a का मान क्या निकाले कि कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो पहली चीज हम देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आपको कहता है कि आपको जो समीकरण होती है वो होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में a1, ठीक है, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1। दूसरा जो हमारा, क्योंकि एक समीकरण तो ये है, तो ये हमने माना 1 है, ये 1 है, मतलब ये a1 है, अभी बताऊंगा मैं। और दूसरा समीकरण हम मानते हैं, दूसरा समीकरण ये है, तो उसको हम लिखते हैं a2x प्लस में b2y बराबर c2। यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे 2 2 2। अब आपको पता है जब कोई हल नहीं हो तो हमारी कंडीशन क्या होती है, तो जब कोई हल नहीं हो तो हमारा होता है a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 बराबर c1 अपॉन में c2। अब इसमें से ये बराबर नहीं होता है जब
कोई हल ना हो, कोई हल नहीं हो। ठीक है, ये हमें याद रखना है, ये पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। और दूसरा, अगर हमारे पास एक चीज और होती है, अगर आपका A1 बटे में A2 बराबर नहीं है B1 बटे में B2 के, तो इसका मतलब हमें अद्वितीय हल मिलेगा, अद्वितीय हल। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो हमारे पास तो यूनिक सॉल्यूशन पूछा नहीं है, तो इस सूत्र को तो हम भूल जाते हैं। ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूले केवल आपको याद कराने के लिए बता रहा हूं, और ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए इस प्रश्न के हिसाब से। जब कोई हल ना हो तो हमारा ये कंडीशन होती है जिसमें A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होता C1/C2 के। अब यहाँ पे देखते हैं कि A1 क्या दिया गया है, तो A1 इस जगह पे A1 2 दिया गया है, बटे में A2 जो है ये है, तो A2 मेरे को दिया गया बटे में 3 बराबर B1 लिखते हैं। B1 हमारे को A दिया हुआ है, B1 कितना दिया है, ए दिया हुआ है, अपॉन में B2 कितना दिया है, B2 -5 दिया हुआ है। ठीक है, और ये बराबर नहीं है C1/C2 कितना है, तो C1 है 1 बटे में C2 कितना है 7। ये समझ में आया आपको कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 कहां से लिया, बेसिक्स है बिल्कुल। अब यहाँ पर हमें सीधा सीधा ये देखना है कि क्या ये जो कथन है ये सही है या गलत। तो देख लेते हैं। अब हमें क्या निकालना है, ए का मान पूछा है, तो हम देखो ये और ये बराबर नहीं होंगे तो हम इसको तो लेंगे नहीं, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो इनको हम लेंगे नहीं। बराबर कौन कौन से हैं, ये दोनों आपस में बराबर है तो इनको ले लेते हैं। तो यहाँ पे ले लिया मैंने, तो बटे 3 बराबर A बटे में -5। ठीक है, अब तिर्यक गुणा कर लें। ठीक है, ब्रज गुणन कर लें। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ ऐसे और ऐसे, तो यहाँ पर जो है ये A है। ठीक है ना, पता ही होगा आपको कि ये A है, अभी 9 समझ लो आप। अब तिरछा गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 3A बराबर, ये हो जाएगा -10, तो क्योंकि -5 तो है ही यहाँ पर, और ये तिरछा गुणा करते हुए यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, तो इससे क्या निकल रहा है, इससे मेरे को निकल रहा है कि ये जो 3A बराबर निकल रहा है मेरे पास, क्या निकल रहा है, माइनस का 5 गुणा में 2, -10। तो यहाँ से अगर मैं A की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो यहाँ पे अगर A की वैल्यू निकालूँ मैं यहाँ से, तो A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा -10 बटे में 3। A बराबर क्या हो जाएगा, -10 बटे में 3। ऑप्शन कौन सा सही है यहाँ पर, पांचवे का ऑप्शन नंबर 3 सही है। हमने सॉल्व करके देख लिया, हमारे पास जो है A का मान निकालना था, A का मान हमने निकाल लिया। बढ़ते हैं छठे प्रश्न पे। ध्यान रखना है, ये जो समीकरण समझा रहा हूं इन सूत्रों को अच्छे तरीके से याद रखना। द्विघात समीकरण 2x² -4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे कथन क्या है, द्विघात समीकरण की बात हो रही है। किसकी बात कर रहा है, ये द्विघात समीकरण की। जो समीकरण ये है आपका, इस पे आपको निम्न कथनों पे विचार करना है। तो देखते हैं विचार करके यहाँ पे क्या बोला गया है। पहला, दिए गए समीकरण का विविध कर 0 से कम है, विविध कर की बात कर रहा है। अच्छा, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। समीकरण का विविध कर 0 है, फिर विविध कर बोल रहा है। समीकरण के मूल वास्तविक हैं, तो वास्तविक 0 कुछ भी हो तो हमें एक पहले पता होना चाहिए कि विविध कर का फॉर्मूला क्या होता है। जब विविध कर की बात हो रही है तो विविध कर हमें लिखना आना चाहिए। तो विविध कर जो होता है, पहले तो सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी द्विघात समीकरण की, तो हम उसको लिखते हैं। आप उसको क्या लिखते हैं, ax² + bx + c = 0। हम इस तरह से लिखते हैं। और इसका जो विविध कर होता है, वो विविध कर हम कैसे लिखते हैं, वो विविध कर हम जो लिखते हैं उसको लिखते हैं कैपिटल डी से। डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में विविध कर बोलते हैं। तो इस डिस्क्रिमिनेंट यानी विविध कर की वैल्यू जो होती है, फॉर्मूला होता है, वो होता है b² - 4ac। ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब हमें जो है यहाँ पर देखना है कंपेयर करके। तो मैंने यहाँ पे कंपेयर अगर करूँ तो a का मान जो है कितना है, a का मान आपको देखने को मिल रहा है 2। ठीक है, b का मान देखने को मिल रहा है -4, c का मान देखने को मिल रहा है आपको +3। ये दिख रहा है आपको। अब मेरे को यहाँ पर a, b और c के मान रख देने हैं, तो मैं d में a, b, c के मान रखता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा मान रखा, तो ये कितना निकलेगा, यहाँ पर b का मान कितना है, b का मान है -4, तो यहाँ पे रखा -4 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। फिर माइनस में 4 है, इनटू में क्या है, a है, a का मान कितना है 2 रखा, इनटू में c का मान कितना है, c का मान 3 है, तो मैंने यहाँ पे 3 रखा। तो मेरे को क्या मिला, यहाँ पे इसको फिर से सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 4 चौक 16। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 16, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 3 12। ठीक है, नहीं 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 हो गया। 3 दूनी 6, 6 24, माइनस का ये 24 हो गया। 16 में से 24 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, पहले ये समझ लें। तो हमारे पास जो ये आ रहा है, ये आ रहा है -8, -8। अब यहाँ पर जो मेन चीज है वो समझनी है। हमारा आंसर जो डी आया, वो आया -8।
8। अब आपसे क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो बी की वैल्यू होती है, यानी कि जो हमारी ये डी की वैल्यू होती है, ये क्या आया है -8, डी हमने निकाला -8। जब हमारा जब जब डी हमारा अगर ज्यादा हो किससे, 0 से, तो हमारे मूल जो है कैसे होंगे, मूल हमारे मूल जो है वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है, ये हमारे को याद रहना रखना है। ठीक है, ओह वास्तविक गलत लिख दिया, वास्तविक। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। मूल जो है हमारे वो कैसे होंगे, वास्तविक, वास्तविक होंगे। ठीक है, अगर डी ज्यादा है 0 से, लेकिन अगर डी मेरा 0 के बराबर आ गया, जो मान निकाल रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं, डी का मान हमने निकाला है, अगर डी 0 आता तो हमारे जो मूल होते हैं वो कैसे होते हैं, मूल वास्तविक और बराबर होते। ठीक है, मूल वास्तविक और बराबर। ठीक है, बराबर होंगे। ये चीज समझ में आ गई आपको। अब अगर डी मेरा 0 से छोटा हो गया, 0 बड़ा हो गया डी से, तो क्या होता है, तो मूल जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। अब यहां पर मैंने जो ये वैल्यू निकाली है -8, आपको इनमें से कौन सा लग रहा है, ये 0 से ज्यादा है, नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, 0 से कम है, यस 0 से ये कम है, -8 जो है ये 0 से कम है, यानी कि डी जो है मेरा 0 से कम है, यानी कि हमारा लास्ट वाला ऑप्शन सही कर रहा है, जिसमें बोला गया है कि मेरा जो डी की मान आया है वो -8 आया है, जो कि 0 से कम है, यानी कि -8 से 0 ज्यादा है। तो यानी कि मेरा मूल जो आएगा, मूल आएगा जो कैसा आएगा, मूल जो है काल्पनिक आएगा। ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे ऑप्शंस देखें तो दिए गए समीकरण का विविध कर 0 से कम है, तो बिल्कुल सही बात है, ये 0 से कम है क्योंकि -8 आया हुआ है। अच्छा, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, तो मूल काल्पनिक है, यानी कि वास्तविक नहीं है, तो ये भी सही है, बी ऑप्शन भी। समीकरण का विविध कर 0 है, नहीं, समीकरण का विविध कर 0 नहीं आया, और समीकरण के मूल जो है वास्तविक है, तो मूल वास्तविक होने के लिए जो है डी को 0 से ज्यादा आना होगा, जो कि नहीं आया, डी मेरा -8 आया, यानी कि 0 से बहुत कम आया, तो मूल जो है वास्तविक नहीं है। तो मेरा ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, ऑप्शन मेरा ए भी सही है, बी भी सही है। अगर मेरा ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, तो हमारे ऑप्शंस जो यहाँ पे दिए गए निम्नलिखित में से उत्तर का सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कि हमारा जो यहां पर देखेंगे तो ए और बी सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि हमने देखा कि ए और बी दोनों सही हैं, तो हमारा छठे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो है फर्स्ट ऑप्शन, ए और बी सही है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर जो दिया गया है ए ओ बी सी, ए ओ बी सी एक आयत है, तो एक आयत है, समझ गए, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, जिसके 3 शीर्ष ए ओ और बी दिया गया है और इसका विकर्ण हमें प्राप्त करना है। तो हम सबसे पहले इसका डायग्राम बना के समझ लेते हैं कि ये बोला क्या गया। जब तक डायग्राम हमारे को क्लियर नहीं होगी, हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो हमारे पास इस तरह का आयत है, क्या बोला है इसने, ये आयत है, तो आयत तो मैंने बना लिया कि ये आयत है, ठीक है, ये आयत है। अब इसने क्या बोला है, इसका नाम ए ओ बी सी है, इसका नाम है ए ओ बी सी, तो मैं रखता हूं इसका नाम ए ओ बी और सी है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला इसने, आगे बोला है इसने कि इसका विकर्ण हमें प्राप्त करना है, ए ओ, इसका विकर्ण हमें, तो जिसके 3 शीर्ष हैं तो इसका विकर्ण हमें प्राप्त करना है। तो एक चीज हमको ध्यान रखनी है कि पहले हमें इसके जो मान है वो लिख लेने हैं। तो मेरे को दिया है ए का मान 0 और 3, तो मैं ए का मान जो है 0 और 3 लिख देता हूं। तो ए का मान मेरे को दिया गया है 0,3, और बी का मान, ओ का मान दिया गया 0,3, इसका भी मान कितना दिया गया है 0,3। ओके, और बी का मान दिया गया है मुझे 5,0, 5 और 0। अब ये बोल रहा है इसका विकर्ण बताना है, तो देखो इसका मान दिया नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे विकर्ण नहीं खींचूंगा, ठीक है, मैं आयत का विकर्ण तो ऐसे ही बराबर होता है, तो मेरे को ये 2 कोऑर्डिनेट पता है, तो ये विकर्ण मैं खींच लूंगा। तो मैं यहाँ पे विकर्ण खींच लेता हूं, तो मेरा विकर्ण कुछ इस तरह का जो है ये आया, ये हो गया हमारा विकर्ण। ठीक है, ये हमारा क्या है, विकर्ण। अब ये विकर्ण खींच लिया। अब इस विकर्ण का जो हमें क्या बताना है, वैल्यू बतानी है, ऑप्शन दिए गए हैं। अभी सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला सोल्व होगा, क्योंकि इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी जो हमें पता चल जाए, तो हमें जो है इस विकर्ण की लंबाई पता चल जाएगी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि दूरी सूत्र यहाँ पे हम यूज कर लेंगे, और दूरी सूत्र जो होता है वो क्या होता है आपको अच्छी तरह से पता है। यहाँ पर देखिए, अगर मैं देखूं तो एक चीज यहाँ पे बताई क्या गई है कि यहाँ पर ये क्या है,
ये है x1 और ये क्या है y1। यहाँ पर ये क्या है x2 और ये क्या है y2। यहाँ पर ये क्या है x3 और ये क्या है y3। अगर इसमें कुछ होता तो वो क्या हो जाता x4 और y4। ठीक है, लेकिन है नहीं, हमको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारे को इस ए और बी की बिंदु के बीच की दूरी निकाल देंगे तो विकर्ण निकल जाएगा। तो अभी मुझे दूरी सूत्र को याद करना है। दूरी सूत्र क्या होता है, तो दूरी सूत्र जो होता है जिसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं, दूरी सूत्र बोलते हैं, तो उसको हम अंडर रूट में लिखते हैं। ठीक है ना, आपको सभी को याद होगा, अंडर रूट में लिखते हैं और उसमें लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको समझ लेना है, यहाँ पर देखो x1 और y1 तो है, और मुझे सूत्र जो है a और b, अगर मुझे दूरी सूत्र निकालना है तो डी डी किसकी दूरी निकाल रहा हूं मैं, ए बी की, a और b की दूरी। तो a का मान क्या है x1 और y1, b का मान क्या है x3 और y3। तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर जो है, जहां पर 2 लिखा है, जो 2 तो मुझे लेना नहीं है ना, 2 की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे a और b निकालना है। ध्यान रखना ये चीज बता रहा हूं, जो मुझे a और b निकालना है, तो a और b में क्या क्या है x1 और y1 है, x1 और y1 है। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि x1 और y1 मैंने लिख दिया है, लेकिन इस फॉर्मूले में x2 और y2 है जो कि हमें लेना नहीं है, क्योंकि इसमें विकर्ण नहीं बना हुआ है। तो हमें x3 और y3 लेना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसको x3 कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं इसको x3 कर दूंगा और इसको y3 कर दूंगा। समझ में आ गया इतना। अब हम मान रख देते हैं, हमारे को सारे मान पता है, यहाँ पर सारे मान पता है। तो इसमें x3 कितना है, तो x3 5 है। आप देख रहे हो कि x3 5 है, ध्यान से देखो कि x3 5 है, तो x3 का मान यहाँ पे मैंने 5 रखा। फिर माइनस में x1 कितना है, x1 शून्य है, तो x1 मैंने शून्य रखा। ठीक है, फिर इसका क्या है, होल स्क्वायर है। प्लस में क्या है, y3 कितना है, y3 शून्य है, तो y3 मैंने रखा शून्य। उसके बाद में आपसे क्या बोला है कि x1 y1 कितना है, y1 जो है माइनस करना है। ठीक है, शून्य है, और ये हटा दो, ये नहीं लिखना है हमें, एक मिनट। तो ये हमारा जो है शून्य है, माइनस क्या करना है y1। y1 कितना लिखा हुआ है इसमें, y1, तो y1 देखेंगे तो y1 ये रहा 3, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 3, इसका हो गया स्क्वायर। ठीक है, यही है फॉर्मूला, और अंडर रूट चढ़ा देना है, तो मैंने यहाँ पे लगाया अब अंडर रूट। तो अंडर रूट में दूसरे कलर से कर दूं, तो ये हो गया हमारे अंडर रूट में। इसको हम किसका निकाल रहे हैं, ए बी को निकाल रहे हैं। ए बी क्या है, विकर्ण है, आप देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 5 में से 0 गया, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, सही है। और यहाँ पे 0 में से -3 गया, तो माइनस का 3 का स्क्वायर कितना, -3 का स्क्वायर कितना होगा, माइनस का 3 का स्क्वायर होगा 9। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे ये अंडर रूट में आ गया। अब ये अंडर रूट में आ गया, तो इसको सॉल्व कर लें। 25 + 9 कितना होता है, तो 25 + 9 होता है हमारा 34। ठीक है, अब हमारे पास में ये ए बी यानी कि विकर्ण का मान आ गया। विकर्ण का मान कितना है 34, ये हमारे पास मान कितना है 34। अब ये 34 देखना है इसमें है क्या ऑप्शन में कहीं, तो देखो भैया इस ऑप्शन में पहला ऑप्शन 5 है, गलत है। दूसरा ऑप्शन जो है 3 है, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन सही है, अंडर रूट 34 आया, अंडर रूट 34 हमारे पास मान आया था, तो थर्ड ऑप्शन सही होगा और चौथा अपने आप गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है 7वें का सही हो जाएगा। आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8वां जो क्वेश्चन है, यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है, तो k का मान आपको बताना है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, आपको एक मूल दिया हुआ है। एक मूल देखो, यहाँ पे 2 ही मूल हैं इसमें, देख रहे हो, एक तो आपका x है मूल सब जगह पे, ठीक है, और दूसरा मूल क्या है, k है। देख रहे हो आप, यहाँ पे कहीं भी x और k के अलावा कुछ भी नहीं है। तो एक मूल तो इसने दिया हुआ है और k का पूछ रहा है, तो k तो मुझे निकालना है, k मुझे निकालना है। और दिया क्या है मुझे, इसका मतलब x दिया है, तो एक मूल दिया गया है, तो दिया गया मूल जो है हमारा x है, वो कितना है 1/2। ये तो समझ में आ गया आपको, थोड़ा समझ लिया करो आराम आराम से, शांति से, तभी जाके आपको पता चलेगा। जब मुझे x का मान दिया हुआ है, ये x का मान दिया है, तो इस समीकरण में x की जगह रख दूं तो k का मान ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो मैं यहाँ रख देता हूँ 1/2 का स्क्वायर है, x का मान कितना 1/2 का स्क्वायर, प्लस में क्या है फिर k, फिर इसका 1/2 से इसको गुणा किया गया है, फिर माइनस में क्या 5/4 बराबर कितना है 0। यही है हमारा समीकरण जो हमने लिखा। अब इसमें इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, प्लस में कितना हो जाएगा k क्या हो जाएगा, k हो जाएगा इनटू में 1/2। ठीक है, k गुणा 1/2 माइनस कितना हो जाएगा 5/4 बराबर 0। अब मैं क्या करूंगा, यहां से इसको गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा 1/4, प्लस में k गुणा 1/2 क्या हो जाएगा k/2, माइनस में 5/4 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम लघुत्तम ले लेते हैं, एलसीएम कर लेते हैं। तो एलसीएम करते हैं तो क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे एलसीएम कर लेता हूँ, इधर ले, इसको मैं अब आगे ले जा रहा हूँ, इधर ले जा रहा हूँ। तो यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ। ठीक है, एलसीएम लूंगा, इसके बराबर में क्या है 0। एलसीएम हो गया इसका 4, लघुत्तम हो गया 4, तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस में 2k माइनस में 5। ठीक है ना,
यहाँ पर आपका एक, क्योंकि 4 से 4 डिवाइड करोगे 1 आ गया, प्लस में के है तो आपका 2k आ जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे 4 को तो 2 दूनी 4, 2 बार में कटा, और जो हमारे पास आया उसको 2 से गुणा किया तो हमारे पास 2k आ गया। फिर 4 से डिवाइड किया, 4 से 4 गुणा 4 डिवाइड 4, 1 आया, 1 को गुणा किया 5 से तो माइनस का 5 आया। अब हमारे पास जो समीकरण बनी ये क्या बनी है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको, यानी कि आपके पास एक तो प्लस का है, ठीक है, ध्यान रखना, एक प्लस का है और माइनस का 5 है, तो यानी कि मेरे पास क्या बचा, माइनस का 4 है ना। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास उत्तर 2k माइनस 4 बटे में 4 बराबर 0, यही है। अब मुझे पता है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 इधर है, तो ये 4 उधर जाकर के 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि 2k माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0, यानी कि 2k बराबर, ये माइनस का 4 है उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 4, यानी कि k बराबर क्या हो जाएगा 4 बटे 2, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी k का मान कितना आया 2। अब देखते हैं हमारे ऑप्शंस को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है 8वें क्वेश्चन का, तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो ये -2 है, ये गलत है हमारा, ये 1/2 है माइनस, ये भी गलत है, और 1/4 है, ये भी गलत है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है सही है। उसके बाद आते हैं 9वें क्वेश्चन पे। 9वां जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया, देखिए, दो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि दो त्रिभुज जब समरूप होंगे तो कंडीशन क्या होगी, इनके संगत कोण बराबर होंगे। बिल्कुल सही बात है, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अच्छा, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समान अनुपात होगी, ये भी सही है, इनकी संगत भुजाएं जो है बिल्कुल एक ही अनुपात में होंगी जब ये क्या होंगे, समरूप होंगे। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया कि जब मैंने बताया कि पहला भी सही है दूसरा भी सही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आंसर नंबर थर्ड, यानी कि उपरोक्त दोनों सही है। 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां जो क्वेश्चन है वो देखिए, यहां पर यदि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी जो है 90 डिग्री है और ए सी जो है 3 सेंटीमीटर है, बी सी 4 सेंटीमीटर है, तो बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका के बारे में आपसे पूछा गया है। तो बिंदु जो आपकी है उससे हम माध्यिका आसानी से निकाल सकते हैं। तो माध्यिका निकालने के लिए हमें करना क्या है, तो देखो, पहले सबसे पहले इस चित्र को समझ गए तभी जाके ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पर देख रहे हो आप, मैं यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल, पहले समकोण, क्योंकि इसमें 90 डिग्री का, सी पे 90 डिग्री है, तो मैं यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ कर लूँ, यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ कर लूँ, तो इस तरह से ये ट्राइंगल हो जाता है, ठीक है। ये हो गया ट्राइंगल। अब बात करते हैं इसमें एबीसी देने का नाम, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में दिया गया उसके हिसाब से त्रिभुज एबीसी है, तो मैं कहां पर, सी पे 90 डिग्री है, तो सी तो मुझे पता चल गया कि सी ये है जहां पर ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। अब यहां पर अगर ये सी है तो यहां से ए बी सी करूं या ए बी सी करूं, ठीक है, तो आपकी मर्जी है। तो मैं यहां से लिखता हूं ए बी और सी, समझ में आ गया आपको। अब ये त्रिभुज बना दिया, इसमें जो है एसी का मान 3 दे रखा है, एसी ये जो है 3 दे रखा है, 3 सेंटीमीटर, और बीसी का मान 4 दे रखा है, बी से सी का मान दे रखा है 4, ये समझ लेना आप थोड़ा ध्यान से, है ना, बीसी का मान 4 दे रखा है। अब हमें जो है क्या बोल रहा है, तो बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप, बिंदु सी से एक माध्यिका जा रही है, तो बिंदु सी की जो है माध्यिका मैं बना देता हूं, तो यहां से एक माध्यिका इस तरह से जा रही है, ठीक है, इस तरह से जा रही है। अब जो ये माध्यिका जाती है ना, ये हमेशा क्या करती है, इस पे जो है लंब बनाती है, यानी कि इस पे भी क्या बनाएगी, 90 डिग्री, ये रूल होता है। तो यहाँ पर ये क्या बना रही है, यहाँ पर इस पे जब माध्यिका जाती है किसी बिंदु से तो दूसरी साइड पे गिरते ही वहां पे 90 डिग्री बनाती है, साथ ही साथ जिस साइड पे ये गिरती है उसको 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, यानी कि यहाँ पर ये पार्ट और ये पार्ट बराबर होंगे। चलो कोई बात नहीं, वो बात की बातें हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, पूरा डायग्राम हमने क्वेश्चन के हिसाब से बना लिया। अब इसने पूछा है इस माध्यिका की माप, यानी कि मुझे इसकी माप निकालनी है, इसकी माप निकालनी है मुझे, जो ये लाइन है इसकी माप जो है सी से लेकर के जो जा रही है आगे तक, इसका माप निकालना है। अगर मैं इसको डी मान लूं तो मैं इसको डी कर लेता हूं, ठीक है, सी डी, ठीक है, सी डी का मुझे माप निकालना है। किसकी माप निकालनी है, माध्यिका की माप क्या है, माप जो है माध्यिका क्या है यहाँ पे, सी और डी, ठीक है, सी डी का माप निकालना है। सबसे पहले मुझे 3 और 4 पता है, अगर मुझे ए बी पता चल जाए तो मुझे पता है ए बी का आधा पॉइंट पर जो है डी है, यानी कि ए बी पता चल जाएगा तो आधा ये होगा आधा वो होगा। तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि यहाँ पे आधार हमें दे रखा है और ये है हमारा कर्ण, ये है लंब, तो आपका कर्ण जो है ए बी निकालना चाहूँ तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार, आधार कितना है 4, 4 का स्क्वायर प्लस में आधार प्लस में क्या होता है लंब का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर, ठीक है। मैं सीधा लिख रहा हूँ, आपको मुंह से बता दिया मैंने कि फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। अब ए बी का मान कितना आ जाएगा, ए बी स्क्वायर का मान कितना आ रहा है, तो 4 चौक 16 प्लस में 3 3 9, यानी कि मेरे पास ए बी स्क्वायर का मान आ गया 25, यानी कि मेरे पास ए बी का मान आ जाएगा 25 का अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर हटा रहा हूं मैं, इसका ए बी का स्क्वायर था, स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर अंडर लुक जाएगा, तो ए बी का मान आ जाएगा मेरे पास 5, यानी कि ये ए से लेकर बी तक मुझे कितना मिला, ये मुझे मिला है 5,
ठीक है। अगर ये मुझे टोटल 5 मिला है तो मैंने आपको बताया था कि ये जहां पे बिंदु पे गिरता है उसके इधर वाले पार्ट को आधा आधा कर देता है, तो 5 का आधा ये कितना होगा, 2.5 होगा, यानी कि इधर वाली बिंदु जो है मेरे को 2.5 मिली, ये वाली लाइन डी से बी मेरे को 2.5 मिली, और जो है ए से डी मुझे 2.5 मिलेगी। ठीक है, यानी कि जब माध्यिका होती है, माध्यिका जिस साइड पे गिरती है वो बराबर हिस्सों में तोड़ देती है, यानी कि इसमें ए डी बराबर है आपके बी डी के, जिसका मान हमने बताया 2.5 सेंटीमीटर है। समझ में आ गया ना। अब हमें क्या करना है, सी और डी का मान ज्ञात करना है, सी और डी का मान ज्ञात करना है। मुझे देखो 4 मिल चुका है, ये 4 है मेरे पास, 2.5 बीडी है, तो मुझे ये क्या निकालना है, ये क्या है, लंब है। अभी आ रहा है समझ में, ये क्या है, लंब है, क्योंकि 90 डिग्री बना रहा है, तो मुझे लंब निकालना है, मुझे कर्ण और आधार पता है। अभी अभी मैंने आपको सूत्र बताया, फिर भी लिख देता हूं। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ठीक है। अब आपको यहां पर इस वाले त्रिभुज को केवल लेना है। कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, ध्यान रखना, इस वाले त्रिभुज की ही बात कर रहे हैं। केवल ये त्रिभुज लेंगे तभी जाके हमारे को सी डी का मान निकलेगा। ये वाला त्रिभुज लिया। अब देखो इसमें ये आधार अगर है तो आधार कितना दे रखा है, 4, तो 4 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, प्लस में मुझे लंब का मान निकालना है, तो लंब तो मैंने छोड़ दिया, लंब क्या है, सी डी है, तो मैं यहाँ पे सी डी का स्क्वायर कर देता हूँ। सी डी का स्क्वायर बराबर कर्ण, कर्ण जो है इसमें आप देख सकते हो, कर्ण अगर आप इसको कर्ण मारते हो 4 को, तो इसको आप आधार मान लो। ठीक है, आपकी मर्जी है किसी को, तो ये 2.5 है, तो ये हो गया 2.5 का स्क्वायर। अब आगे 2.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2.5 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा आपका 55 625। ठीक है ना, 625 होगा, तो ये हो जाएगा 6.25 स्क्वायर कर दिया मैंने, ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16, प्लस में ये हो जाएगा सी डी का स्क्वायर। सी डी का मान मुझे निकालना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको उधर ले जाऊंगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सी डी यहीं रहेगा, तो सी डी का मान हो जाएगा आपका, इसको इधर ले लूँ, इसको उधर ले लूँ, तो मुझे यहाँ से सी डी स्क्वायर बराबर प्राप्त हो जाएगा आपका, इसको उधर ले जाऊँ तो हो जाएगा ये अंडर रूट में 16 माइनस 6.25, या आप लिख सकते हो 6.25 माइनस 16, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 16 माइनस 6.25, 16 में से 6.25 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 9.75। ये किसका आया हमारे पास में, सी डी स्क्वायर का मान, और सी डी बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका अंडर रूट निकाल लेता हूँ, नहीं सी डी स्क्वायर का मान तो ये था, सी डी स्क्वायर हटा दूंगा क्योंकि अंडर रूट लगा चुका हूं, तो स्क्वायर हटा दूंगा। सी डी बराबर अंडर रूट 16 माइनस में 6.25, तो सी डी बराबर में आ गया 16 माइनस 6.25 करा तो 9.75, और 9.75 का अंडर रूट निकाला तो मेरे पास इसका मान जो आएगा वो आ जाएगा 3.122। ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। अब देखते हैं इसमें क्या आंसर अवेलेबल है, तो देखते हैं पहले ऑप्शन में 2.5 है, नहीं ये हमारा ऑप्शन जो है गलत है। इसके बाद दूसरे ऑप्शन में 3 सेंटीमीटर है, ये भी गलत है। तीसरे ऑप्शन में 3.5 सेंटीमीटर है, ये भी गलत है। चौथे ऑप्शन में 4 सेंटीमीटर है, ये भी गलत है। यानी कि इसमें ऑप्शन ही गलत दिए गए हैं। हमारा जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सी डी बराबर में 3.122। ठीक है, तो ये सी डी यानी कि माध्यिका की मान जो है वो क्या हो जाएगी, 3.122, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगला जो 11वां क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए, 11वें क्वेश्चन में एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 और 12 सेंटीमीटर है, तो इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। बस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है। आपको बोला क्या गया है कि आपको जो है भुजा की लंबाई निकालनी है। सबसे पहले समचतुर्भुज का आपको याद होना चाहिए डायग्राम कैसा होता है, या समचतुर्भुज होता क्या है। तो समचतुर्भुज जो होता है उसको समझ लीजिए। सबसे पहले समचतुर्भुज बना ही लेते हैं एक, तो कुछ इस तरह का समचतुर्भुज आपको देखने को मिलेगा। ये आपका चतुर्भुज मान लीजिए, जो आपका चतुर्भुज होता है वो समचतुर्भुज तो होता ही है, लेकिन उसमें क्या होता है, एक चीज होती है जो खास होती है। उसमें क्या होता है, जो ये विकर्ण होते हैं, ये जो विकर्ण होता है ये आपस में परस्पर इस तरह से और इस तरह से, यहाँ पर परस्पर जो है ये 90 डिग्री बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये परस्पर 90 डिग्री बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, अब इसमें से क्या बोला इसने क्वेश्चन में, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ, विकर्ण जो है आपकी अलग अलग लंबाइयों की है। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और बनाता तो इस तरह से, अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा इरेज करके दूसरा ही बना देता हूँ आपको, तो देखिए इस तरह का बन जाएगा। समचतुर्भुज को हम दोबारा बना लेते हैं, तो आपका जो समचतुर्भुज बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर जो है मैं इसको ड्रॉ कर लूँ पहले, फिर जाके आपको समझ में आएगा। अब विकर्ण एक लंबा और एक छोटा दिख रहा है आपको, तो आपको अब ज़्यादा समझ में आ जाएगा।
कुछ समचतुर्भुज आपका इस तरह का देखने को मिलता है। अब इसमें बोल रहा है कि एक विकर्ण जो है आपका कितना है, 16 है, और एक विकर्ण जो है आपका 12 है। तो ये विकर्ण अगर 16 है, बड़ा वाला विकर्ण, अगर एक विकर्ण 16 है तो मैं आपको मान लेता हूँ कि ए बी सी डी है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी है, ठीक है। अगर ये वाली विकर्ण 16 है तो ये आपको पता ही है कि मैंने बताया कि ये 90 डिग्री पे करते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे को आधे आधे बराबर भागों में बांटते हैं। अगर मैं बोलूं कि ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये विकर्ण जो लंबा वाला खड़ा विकर्ण है, इसकी ये साइड और ये साइड आपस में बराबर होगी क्योंकि ये विकर्ण इसको काट रहा है। इसी तरह से ए सी विकर्ण जो है वो बी डी विकर्ण को काट रहा है, तो इसमें जो है इसकी ये साइड और ये साइड आपस में बराबर होगी। ये चीज तो समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है, ये तो समझ में आनी चाहिए आपको। अब यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है कि आप बताओ कि जो है भुजा की लंबाई, यानी कि ये साइड जो बाहर वाली जो लंबाइयां हैं ये कितने की होगी, तो वो तो हम निकाल देंगे, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे मैं बता दूं, अगर ए सी, मैं मानता हूं कि ये लंबाइयां जो 16 सेंटीमीटर है, ये ए सी बराबर 16 दिया हुआ है और बी डी बराबर 12 दिया हुआ है। तो अब मैं ए सी 16 समझूं तो ए सी 16 समझूं तो ए सी का आधा 8 ये होगा और 8 ये होगा, सही है, क्योंकि मैंने बताया कि जो विकर्ण है वो दूसरे विकर्ण को आधा कर देता है। इसी तरह से एसी विकर्ण जो है बीडी को आधा कर चुका होगा, तो बीडी अगर 12 है तो इसका जो दूसरा मान है तो यहाँ पर जो है ये 6 होगा और ये भी कितना होगा, 6 होगा। ये समझ में आ चुका आपको इतना डायग्राम। अब आगे बस हमें कुछ नहीं करना, हमें सॉल्व कर देना है। तो अभी आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये अगर बीच में ओ है, बिंदु क्या है, ये ओ बिंदु है, मान लो कि ये ओ बिंदु है, तो मैं कह सकता हूं कि ओ सी, अगर इस डायग्राम को आप देखें तो हमारे को क्या मिल रहा है कि आपका जो है यहाँ पर ओ सी, ठीक है, यहाँ पर जो है आपका ओ सी बराबर है किसके, ओ सी बराबर है ओ ए के, और यहाँ पर ओ बी बराबर है ओ डी के, ओ बी बराबर है ओ डी के, ठीक है। इस तरह से आपको ये पता चल चुका है, ठीक है। और इसमें ओ ए ओ सी कितना है, ये 8 है, और ओ बी ओ डी कितना है, ये 6 है, ठीक है ना, यहाँ पे हमने दिखा दिया। अब कोई भी त्रिभुज ले लो, अगर मैं यहाँ पे देखो कोई भी त्रिभुज लेता हूँ, त्रिभुज अगर मैं केवल ये वाला ले लूँ, समझना ध्यान से, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, इसको जरूर समझना। देखो यहाँ से अगर मैं ए बी ओ लूँ तो ए बी और ओ, ए बी और ओ त्रिभुज ले लेता हूँ, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि मुझे ए भी मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पास ए ओ 8 है, ठीक है, ए ओ ये वाला ए ओ 8 है और ये ओ बी 6 है, तो ओ बी आप देख रहे हो यहाँ पर ओ बी कितना है, मेरे पास 6 है, ठीक है। तो ओ बी 6 हो जाएगा, तो ओ बी हमारे पास में 6 है और ए ओ जो है हमारे पास 8 है। तो मुझे ये कर्ण ज्ञात करना है, और कर्ण का अभी हमने फॉर्मूला निकाला था, कर्ण बराबर क्या होता है, तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर, हमें एमसीक्यू सॉल्व करना है तो आना चाहिए मैथमेटिक्स सॉल्व करना, अन्यथा आपसे मैथमेटिक्स नहीं होगी। ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर प्लस में ओ ए स्क्वायर। अच्छा, ए बी मुझे निकालना है, ए बी मुझे पता नहीं है, यही साइड जो ए बी निकलेगा वो बी सी हो जाएगी, वही बी सी सी डी हो जाएगी, वही डी ए हो जाएगा, मतलब सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अब हमें देखना है, तो ओ बी कितना दिया हुआ है, ओ बी हमारे को 6 दिया हुआ है, तो 6 का स्क्वायर प्लस में ओ कितना दिया है, 8 दिया है, तो 8 का स्क्वायर, यानी कि 6 6 36, तो यहाँ पे 36 आ गया, प्लस में आपका 8 8 64 आ गया, ये कितना आ गया, ए बी का स्क्वायर, तो ये हो गया आपके पास में 100, है ना। अब मैं ए बी बराबर निकालूं तो स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 100, 100 का अंडर रूट होता है 10 सेंटीमीटर, क्या आ गया, साइड आ गई, यानी कि ये भी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है। तो इसमें समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई हमने निकाल ली 10 सेंटीमीटर। ऑप्शंस देखते हैं, 9 10 8 20, तो सेकंड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा 11वें क्वेश्चन का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समझ में आ चुका होगा आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं जो हैं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें निकालना है। बड़े समझदारी से सावधानी से देखना है आपको, पूरा वीडियो बनाऊंगा तो आपको टाइम से देखना होगा, पूरा समझना है तो टाइम से समझना होगा, तभी जाके आपका जो है कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, नहीं पढ़ा होगा तो वो भी समझ में आ जाएगा। तो मैं दो ट्राइंगल्स बना लेता हूं, दो समरूप त्रिभुज बना लेता हूं सबसे पहले, है ना, ताकि हमको कंफ्यूजन ना हो। तो एक त्रिभुज मैंने ये बना लिया और एक त्रिभुज जो है मैंने थोड़ा छोटा बना लेते हैं या थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, समरूप देखने में एक जैसे, बाकी क्या होता है। तो ये हमने दो त्रिभुज बना लिए। अब इस त्रिभुज में क्या बोल रहा है, मैंने नाम दे देता हूं, ए बी सी डाल देता हूं, तो ए बी सी, इस पर डाल देता हूं पी क्यू आर, ठीक है। अब ये क्या है, समरूप त्रिभुज है, क्या है ये, समरूप समरूप त्रिभुज है, ठीक है। अच्छा, अब हमें एक चीज, जब हमें पता है कि अगर त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, तो इनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात है वो क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि ए बी, मैं कहूं त्रिभुज ए बी सी में ए बी, ठीक है, बटे में पी क्यू, समझ में आ रहा है आपको,
ए बी बटे में ए बी, इसका साइड अगर ये लिया है तो इसका साइड भी यही लेंगे। संगत भुजा का मतलब एक तरह की भुजाएं, एक साइड की साइड, ये साइड अगर लिया है तो ये साइड ही लूंगा। तो ए बी बटे में पी क्यू, ठीक है, बराबर अगर करूंगा मैं तो ये हो जाएगा ए सी बटे में पी आर, क्योंकि ए सी जो है, अगर मैं ये ए सी लेता हूं तो मुझे इधर क्या लेना पड़ेगा, पी आर लेना पड़ेगा। तो यहां पर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी बटे में पी आर। और अगर मैं बी सी लेता हूं, यदि मैं ये बी सी लेता हूं तो यहां पे क्या लूंगा, क्यू आर लूंगा। तो यहां पे हो जाएगा बी सी बटे में क्यू आर। ये समझ में आया। अब अगर जब ये सब चीजें होती हैं तो अब हमारे को पता ही है कि जो आपकी भुजाओं का स्क्वायर, भुजाओं का वर्ग जो होता है, किसी भी भुजा को ले लेता हूं तो मैं लेता हूं यहाँ पे ए बी बटे में पी क्यू का वर्ग, यानी भुजा का वर्ग जो है वो आपका क्या होता है, वो होता है आपके एरिया का वर्ग। यानी कि एरिया जो होता है आपका, जो भुजाओं का वर्ग होता है वो एरिया। ए बी किसका भुजा है, तो त्रिभुज एबीसी का है, तो त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, बटे में एरिया यानी कि क्षेत्रफल जो पी, त्रिभुज पी क्यू आर के बराबर होता है। ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखना है कि कोई भी जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होंगी तो उनके भुजाओं का अनुपात का वर्ग उनके एरियाओं यानी कि उनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगा। तो वर्ग के नहीं, क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगा। भुजाओं का वर्ग क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगा। ध्यान आ गया, समझ में आ गया। अभी आपको दिया क्या है ये समझ लेना है बस, और कुछ नहीं। यहाँ पे बोल रहा है दो समरूप त्रिभुज, भुजाएं, त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। भुजाएं यानी कि भुजाएं क्या दे रखी हैं, ए बी बटे में पी क्यू, क्या दे रखा है इसका अनुपात, तो मुझे दे रखा है कि ए बी बटे में पी क्यू का अनुपात जो है 4:9 दे रखा है क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न अनुसार, ठीक है ना। अब यहां पर अगर मैं इसको ए बी का मान रख, ए बी और पी क्यू का मान रखूं तो यहाँ पे हो जाएगा 4/9 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे में क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। यहां तक समझ में आ गया। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 9 में 81, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने निकाला, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं साइड में, चाहे अब नीचे चलते हैं, इसी को सही करते जाते हैं, बाद में करेंगे, फिर मैं डिलीट कर देंगे बाद में। अब ये हो जाएगा 16 बटे में 81 बराबर ऑफ एरिया यानी कि क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे में क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। तो हमें क्षेत्रफलों का अनुपात क्या मिला, 16:81, क्या मिला, 16/81। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, देख लीजिए यहाँ पर। तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या मिला मुझे, 16/81। 16/81 कौन सा ऑप्शन सही है भैया इसमें से, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन 81 16 है, ये भी नहीं है, तो 16:81 ये ऑप्शन चौथा सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है 12वें क्वेश्चन का सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है, क्या है, 4 tan थीटा बराबर 3 है, तो 4 sin थीटा माइनस कोस थीटा बटे में 4 sin थीटा प्लस में कोस थीटा बराबर किसके होगा, ये हमें बताना है। तो ये भी बहुत सिंपल सा है, चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं, देखो यहाँ पे tan थीटा दिया हुआ है, तो मुझे साइन और कोस को tan थीटा बना लेना है, बस इतना ही करना है। तो देखो सबसे पहले समझ लेना, सबसे पहली चीज जो है आपको बताई जा रही है कि यहाँ पे क्या दिया है, इसने मेरे को दिया है क्वेश्चन में कि 4 tan थीटा बराबर 3 है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि tan थीटा बराबर 3/4 है। समझ में आ गया इतना। तो अब आगे हम इसको चेंज कर लेते हैं सारे समीकरण को। तो यहाँ पे 4 sin थीटा है ना, तो 4 sin थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको पता है sin थीटा को हम जो है tan में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, sin थीटा को, इनको सभी को क्या करते हैं कि को अपॉन में कोस कर देते हैं सब में। इसमें कोस का डिवाइड कर दूं, 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 तो बराबर हो जाएगा। यानी पूरी समीकरण को मैं कोस से डिवाइड कर रहा हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ 4 sin थीटा बटे में कॉस थीटा माइनस में कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा, सबको मैं कॉस से डिवाइड करता जा रहा हूँ, ठीक है, बस और कुछ नहीं, क्योंकि मुझे tan में बदलना है। और tan बराबर क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है ना, आपको पता ही है साइन बाई कॉस होता है tan। यहाँ पे फिर आ जाएगा 4 sin थीटा, तो यहाँ पे 4 sin थीटा बटे में कॉस थीटा, यहाँ पे क्या है प्लस कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा। अब यहाँ से आपको एक चीज देखने को क्या मिल रही है कि ये कॉस से ये कस कट जाएगा, ठीक है, इस कॉस से ये कॉस कट जाएगा। ओहो, अब यहां पर देख सकते हैं आप कि इस कॉस से ये जो ये कॉस है, ये कॉस कट गया, इस कॉस से ये कॉस कट गया। मेरे पास बचा क्या है, 4 sin कॉस 4 sin थीटा अपन कॉस थीटा, तो 4 sin थीटा कॉस थीटा को लिख सकता हूँ 4 tan
थीटा। ठीक है, माइनस में यहाँ पे क्या बचा, माइनस में 1, समझ में आया यहाँ तक, अपॉन में यहाँ पे 4 साइन बटे कॉस थीटा, साइन बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, फिर से मेरा साइन 4 टेन थीटा, यहाँ पे प्लस का साइन है प्लस, यहाँ पे दोनों काट दिए तो बचा क्या था 1, तो हमारे पास ये आ गया। अब हमारे को क्या है, टेन थीटा की वैल्यू पता है, कितनी पता है, 3/4, यहाँ पे 3/4 रख दूं तो यहाँ पे रख सकता हूँ मैं 4 गुणा में टेन थीटा कितना है 3/4 माइनस 1 बटे में 4 गुणा में 3/4 प्लस में 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे ये 4 से ये 4 कट गया, इस 4 से ये 4 कट गया। ठीक है, तो अभी क्या बचा, तो यहाँ बचा 3 - 1 और यहाँ बचा 3+1, तो मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ बच रहा है 3 - 1 बटे में 3+1, जो कि मुझे देगा 3 - 1 2 बटे में 3+1 4 बराबर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो मेरे पास आंसर आया 1/2। तो इसका जब हमने सॉल्यूशन करा तो 1/2 आया, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में मुझे दिखाई दे रहा है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट हो जाएगा इसका। समझ में आ चुका है, सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, सॉल्यूशन करना आना चाहिए, अन्यथा जो एमसीक्यू हिलेंगे भी नहीं आपसे। आपको दिया गया है यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के, ये यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, किसका, वृत्त का परिमाप है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात जो है आपको बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे, तो हमारे पास जो वृत्त का परिमाप होता है वो होता है परिमाप 2πr, और जो होता है वर्ग का परिमाप तो वो होता है 4 गुना में भुजा, यानी कि ये आपका वर्ग है, तो इसमें ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो a+a+a+a कितना हो, 4 ही हो गया ना, तो इसीलिए हमारा ये 4 गुना में ए, यानी कि 4 गुना में भुजा। ठीक है, तो ये परिमाप दोनों आपस में बराबर है। अब मैं यहाँ पे देखूँ तो इस 2 से इस 4 को काट सकता हूँ। ठीक है ना, आप सीधा सीधा ऐसे कर सकते हो ना, पाई आर बराबर 4a/2, इस तरह से भी कर सकते हो, तो जरूरत क्या है इतना लंबा चौड़ा करने को, आप सीधा सीधा काट दो, तो आपको इतना सरल चीज़ तो आनी चाहिए। तो मैं यहाँ से काट देता हूँ इसको, तो यहाँ पर देखिए ये 2 से काटा मैंने, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि मेरे पास अब आया बचा क्या है, पाई आर बराबर 2a, ये मेरे पास बचा हुआ है। अब अगर मैं देखूं तो ये पाई जो है, इसको अगर मैं खोलूं तो पाई होता है 22/7 बराबर कितना है 2a, तो यहाँ पे a अगर मैं छोड़ दूं तो ये नीचे ले जाऊंगा तो ये कट जाएगा, तो ये फिर से कट के मुझे दे देगा 2 से ये 11 बार में कट जाएगा। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, अच्छा यहाँ पे आर भी है साथ में, ध्यान रखना कि आर लिखना भूल गए, पाई आर है, पाई आर, पाई का मान 22/7 गुणा आर बराबर 2a है, तो यहाँ पे पाई का मान रख दिया 22/7, और 2 से हम इस 22 को काट सकते हैं, चाहे तो आप ए को छोड़ दें यहीं पर और फिर ये 2 को इधर लाएंगे तो इसके नीचे हो जाएगा, और नीचे 2 से फिर ये 11 में कट जाएगा, आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर ले। तो ये हो गया हमारे पास में जो अब आया, ये आया हमारे पास में 11/7 आर बराबर ए, हमारे पास क्या आया, तो हम लिख देते हैं उसको, हमारे पास आया 11/7 आर बराबर ए, ये हमारे पास आ गया, ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 आ गया। अब इसने क्या बोला, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात हमें बताना है, तो हमें ये पता है कि क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और जो आपका वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा गुणा भुजा, जो कि हमने भुजा माना है ए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए गुणा में ए। ठीक है, अब हमारे को जो है यहाँ पे ए का मूल्य पता है, यानी कि ए की वैल्यू मुझे पता है, ए की वैल्यू कितनी थी, ए बराबर है 11/7 आर, तो ए की वैल्यू की रख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये पाई है, तो सबसे पहले पाई लिख देता हूँ, पाई का मान है 22/7, आर मुझे नहीं पता है इसलिए आर को मैं ऐसे ही अभी रखूंगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर ए, ये कितना है आपका 11/r है, तो 11/7 आर गुणा में 11/7 आर। ठीक है, अभी देखो इधर भी आर है, इधर आर, आर आर गुणा आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आर जो है, एक आर दो आर, आर स्क्वायर हो गया, तो ये आर स्क्वायर भी कट गया, समझ में आ गया। अब इस 11 से ये 22 कट जाएगा 2 बार में। ठीक है ना, ये 11 से यहाँ पे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, मैं डायरेक्ट काट रहा हूँ 11 से, अगर इस 22 को काटते हो तो 2 आ जाएगा काटने से, और अगर इसे 7 से इस 7 को इस 7 को काट देते हो, या ये किसी भी एक 7 को काट देते हो, ये सारे कट गए। अब हमारे पास जब कटने के बाद में इधर क्या बचा, तो इधर देखोगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा केवल 2 के अलावा, तो यहाँ पे मेरे पास बचा 2, इधर क्या बचा, तो इधर बचा है केवल 11/7, कितना बचा है 11/7। ठीक है, तो जो मेरे पास यहाँ पे अनुपात देखने को मिल रहा है वो अनुपात मिल रहा है मेरे को 2:11/7। ठीक है, जिसको सिंप्लीफाई करके हम ऐसे कर सकते हैं कि ये तिरछा मल्टीप्लाई होता है, जिसको व्रज गुणा भी क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14:11, इस तरह से आ रहा है 14:11। अब 14:11 का कौन सा आंसर हमारा सही होगा 15 नंबर में, तो आप देखेंगे यहाँ पर 14:11 जो है हमारे दूसरे ऑप्शन में आ रहा है, तो ये दूसरा ऑप्शन जो है सही होगा, तो ये हमें निकाल लिया किसका, क्षेत्रफलों का अनुपात, ये क्षेत्रफल है
हमारे को भुजा निकाल ली पहले, और फिर उस भुजा का मान क्षेत्रफल में रखा, बस इसको सॉल्व किया, काट पीट करके 14:11 जो है इसका आंसर आ जाएगा। अगला जो है, दो गोलों के आयतन का अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात जो है आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो गोला होता है, गोला की बात कर रहा है, तो गोले का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम यानी कि आयतन की बात कर रहे हैं, तो गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है इसमें दो गोले हैं, तो यानी कि एक गोला R1 होगा तो दूसरा गोला R2 होगा मान लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो आपका V1 है वो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई R1 क्यूब, और जो V2 होगा वो हो जाएगा 4/3 पाई R2 का क्यूब। यानी कि ये क्या बोल रहा है, उन दो गोलों के आयतनों का अनुपात, तो ये आयतन है V1 और V2, तो V1 बटे में V2 का अनुपात जो लिख सकता हूँ 4/3 पाई R1 का क्यूब बटे 4/3 पाई R2 का क्यूब, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखेंगे तो यहाँ पर ये 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और क्या कटेगा यहाँ पर, और काट सकते हैं हम यहाँ पर, देखिए आपका कट जाएगा यहाँ पे, ये कट गया, ठीक है, बस इतना ही कटा है, और बाकी इसमें, हाँ इसमें पाई भी आपका कट जाएगा, पाई से पाई कट गया आपका, ये बचा। और यहाँ पर V1/V2 जो बचा है, V1/V2 बराबर बचा हुआ है कितना, R1 का क्यूब बटे में R2 का क्यूब, और जो V1 और V2 का अनुपात जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 64 और 27 का, तो मैं यहाँ पे 64 और 27 लिख दूँ, 64 और 27, तो ये मुझे R1 का क्यूब बटे में R2 का क्यूब जो है मिला है। तो अगर मैं इसका हटाऊँ, इसका क्यूब को तुलना करूँ, R की वैल्यू निकालूं, तो मुझे यहाँ पे ये R, यहाँ पे क्या मिलेगा, R1 का क्यूब बटे में R2 का क्यूब बराबर 64 को क्यूब के रूप में लिखूंगा तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो आ जाएगा 4 चौक 16 चौक 64, तो 64 का 4 का क्यूब लिख सकता हूँ, और इसको लिख सकता हूँ 27 को, 3 3 9 3 3 27, 3 का क्यूब, तो आर क्यूब, तो यानी कि आर का मान 4 है, और R1 का मान 4 आ गया, और R2 का मान 3 आ गया, क्यू से क्यू हट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ, यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि R1 बटे में R2 बराबर आया मेरे पास 4/3। तो ये क्या है, मेरे पास त्रिज्याओं का अनुपात आया। ये क्या पूछ रहा है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता होना चाहिए, जिसको सरफेस एरिया बोलते हैं। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सरफेस एरिया बराबर जो होता है हमारा, वो होता है, बोलेगा 4πr², ठीक है, 4πr²। अब ये बोल रहा है कि इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। तो मैं मानता हूँ पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे इसको हिंदी में लिखते हैं, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इस तरह से लिख देंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² है। तो मैं कहूँ कि पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 यानी कि पहला गोला बटे में पृष्ठीय क्षेत्रफल 2, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले गोले का बटे में पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे गोले का, इसका अनुपात जो हम लिख सकते हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से, तो यहाँ पे हो जाएगा 4πr², ये 1 का, क्योंकि ये 1 A1 का है, तो ये 1 R1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 4πr² का स्क्वायर, ये हो गया हमारा किसका, ये हमारे पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात हुआ। अब अनुपात में देखेंगे तो मेरा ये 4π भी कट रहा है और ये 4π भी कट जा रहा है, तो मेरे पास बच क्या रहा है, R1 का स्क्वायर बटे में R2 का स्क्वायर। यानी कि मैं लिख सकता हूँ, अब इस वाले समीकरण को थोड़ा नीचे सॉल्व कर देते हैं, यानी कि मैं लिख सकता हूँ R जो आपका R1 का स्क्वायर बटे में R2 का स्क्वायर बराबर, ठीक है, बराबर, देखो यहाँ पर R1 बटे R2 कितना है, 4/3, तो 4/3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे R1/R2, इसको क्या लिख सकते हो, R1 बटे में R2 का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। तो R1 बटे में R2 का होल स्क्वायर लिखो, या R1 का स्क्वायर या R2 का स्क्वायर, इस तरह से लिखो, जो कि 4/3 R1/R2 था, तो इसका अगर स्क्वायर R1/R2, R1/R2 का होल स्क्वायर, समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारे इनके किसका अनुपात, ये हमारे पास में आ गया सरफेस, ये किसका, क्या चीज निकाला था आपने, ये निकाला क्षेत्रफलों का अनुपात, तो ये क्या था, ये था सरफेस एरिया, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले गोले का अनुपात में पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे गोले का। तो हमारे पास उन गोलों का अनुपात जो है, मैं इसको निकालूं तो 4 चौक 16 बटे में 3 3 9, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया आपके पास 16/9। अब हमें ऑप्शन में देखना है 16/9 जो है वो कहाँ है, एक मिनट, आपका 16/9 कहाँ है, इस में हमने 16/9 निकाला है, ये आंसर हमारे, तो हमारा 16/9 कहाँ है, तो ये चौथा ऑप्शन अगर आप देखें
16वें क्वेश्चन का, तो 16/9 आ रहा है, यानी तो हमारा चौथा ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य आपको निकालना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 1 से 10 तक की विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो मैं लिखता हूं फटाफट। एक पहला, ठीक है, फिर 3, फिर 5, फिर आपका 7 और फिर 9, यही विषम संख्याएं हैं। इनका समांतर माध्य निकालना है। तो हमारे पास संख्याएं कितनी आ गई, 1 2 3 4 5, यानी कि n बराबर मेरे पास 5 आ गया। तो समांतर माध्य क्या होता है, संख्याओं का योग, यानी कि 1 प्लस में 3 प्लस में आपका 1 प्लस में 3 प्लस में 5 प्लस 7 प्लस 9 बटे में कितने n कर देंगे, तो n कितना है 5। ये संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। आप जोड़ेंगे 4 और 1, 5 5 4 9, 9 9 18, 18 और 7 जो है ये आ जाएगा आपका 25। तो यहाँ पे 25 बटे में 5, 5 एकम 5, 5 25, यानी कि समानांतर माध्यम मुझे 5 मिला। तो मेरा ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे चौथा करेक्ट हो जाएगा। तो 17वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 18वें क्वेश्चन की बात करें, माध्यिका का आलेखीय विधि द्वारा निम्न में से किसे प्राप्त किया जाता है। तो जब हम माध्यिका का आलेख बनाते हैं तो उसके द्वारा हम किसे प्राप्त करते हैं, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर, माध्यिका से आलेखीय विधि विधि द्वारा हम किसे प्राप्त करते हैं, तो माध्यिका के आलेखीय विधि द्वारा जो है हम त्वरण को प्राप्त करते हैं। ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, त्वरण को हम प्राप्त करते हैं। 19वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 19वें क्वेश्चन में पूछा गया है एक छोटा सा, कि यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य जो है 27 और बहुलक 45 है, तो माध्यिका क्या होगी। तो आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखना है, जो फॉर्मूला होता है आपका माध्यक, माध्यिका और बहुलक के बीच में। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है ये होता है माध्य माइनस बहुलक, माध्य माइनस, माध्य माइनस बहुलक, माध्य माइनस बहुलक बराबर जो होता है ये हो जाता है आपका 3 इंटू में माध्य, माध्य माइनस माध्य, माध्य का, माध्यिका, ठीक है, माध्यिका, ये होता है फॉर्मूला। अभी हमारे को क्वेश्चन में क्या क्या दिया है पहले तो वो देख लो। तो हमारे को माध्य दिया हुआ है 27, ये ध्यान रखना है, और बहुलक दे रखा है आपको 45। तो हम बहुलक का मान और माध्य का मान जहाँ पे जो है वहाँ पे रख देंगे। तो माध्य मुझे दिया हुआ है, तो माध्य मुझे दिया हुआ 27, तो माध्य की जगह मैं रखता हूँ 27, माइनस में बहुलक मुझे दिया है 45, तो मैं रखता हूँ 45 बहुलक का मान, गुणा में 3 गुणा में माध्य, तो 3 रखा मैंने, ठीक है। माध्य का मान फिर से मेरे को रखना है, यहाँ पे माध्य का मान कितना दिया है 27, तो यहाँ पे रखूंगा मैं 27, माइनस में माध्यिका, मुझे माध्यिका ही निकालनी है तो माध्यिका छोड़ देता हूँ, ये माध्यिका, अब 27 माइनस माध्यिका है। तो यहाँ पे माध्यिका, अगर पहले मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ, तो 27 में से आपका अगर 45 गया तो आपके पास बचेगा कितना, माइनस का 18, 18, और यहाँ पे 3 गुणा 27 करें तो 3 गुणा 27 जो होगा ये हो जाएगा आपके पास में 81, माइनस में 3 गुणा में माध्यिका, 3 गुणा में माध्यिका, ठीक है। तो 3 गुणा में माध्यिका हो गई। अब जो है मेरे पास 81 इधर है, तो ये माइनस का 18 और ये 81 प्लस का है, तो इधर लाऊंगा तो माइनस का 81 हो जाएगा, ठीक है, बराबर जो हो जाएगा माइनस का 3 गुणा में माध्य, माध्यिका, ये हो जाएगा। अब मेरे को माध्यिका निकालनी है, तो इस -3 को इधर ले जाता हूँ, तो माइनस का 18 प्लस माइनस का 81 कितना हो जाएगा, 8 और 1 9 9 99, माइनस का 99 बराबर माध्य का, यहाँ से -3 इसके साथ गुणा था, इसको इधर लाऊंगा तो -3 इधर भाग हो जाएगा। अब मैं इसको अगर मैं काटूं तो 3 एकम 3 3 3 9, 3 एकम 3 3 3 9, तो ये हो जाएगा माइनस का माइनस माइनस कट गया तो ये हो जाएगा 33, यानी कि माध्यिका जो आई, माध्यिका जो आई वो 33 आई। तो माध्यिका 33 का ऑप्शन किस ऑप्शन में है, सेकंड नंबर ऑप्शन में है। तो हमारा दूसरा जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा।